दोस्तों, हेलो दोस्तों, मैं मनु शर्मा आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि पेपर 2018 में हुआ था, 9 मार्च 2019 को 2:30 बजे की शिफ्ट में, वो अपन पेपर आज सॉल्व कर रहे हैं। तो आप सभी लोग से निवेदन है कि लास्ट तक आप इसको देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। अपन सीधे कंसेप्ट पर बात करेंगे क्वेश्चन के साथ। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का है और अपन इसके 30 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट के किस सिद्धांत ने व्यवहार की नींव रखी। तो व्यवहार की अपन बात करें तो व्यवहार की बात जो है वो सबसे पहले अपन अगर इसमें देखें तो व्यवहार शब्द का सप्तम प्रयोग जो किया गया वो 1905 में, और व्यवहारवाद जो दिया गया वो दिया गया था वॉटसन के द्वारा। लेकिन इन्होंने कहा है कि व्यवहारवाद की नींव रखी गई। तो नींव रखी गई वो भी किस सिद्धांत से, मतलब किस सिद्धांत का सबसे ज़्यादा इसमें समर्थन रहा। व्यवहारवाद की बात करते हैं तो व्यवहारवाद की जो स्थापना हुई थी वह 2 सिद्धांतों के विरोध में की गई थी। पहला था प्रकारवाद और दूसरा था संरचनावाद। इन 2 के विरोध में व्यवहारवाद की स्थापना की गई थी। तो ये 2 तो हो गए विरोध में। उसके बाद बता अपने पास दूसरा ऑप्शन गेस्टाल्टवाद। तो गेस्टाल्टवाद की जो है वो अपने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। अब वो इसमें पूछ रहा है कि व्यवहारवाद, तो अब बचा कौन इसमें, संयोजनवाद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संयोजनवाद हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन पर। इसमें दिया गया है वाइगोत्स्की का काम खालिस्तान में शोधकर्ताओं के लिए नींव का काम करता है। तो जो वाइगोत्स्की थे, तो वाइगोत्स्की और जीन पियाजे और ब्रूनर, ये तीनों लोग जो हैं वो संज्ञानात्मक विकास से क्या है, संबंधित हैं। इसलिए अगर अपन इसका आंसर देखेंगे तो भावनात्मक नहीं होगा, चिंतनशील नहीं होगा, शैक्षणिक कौशल नहीं होगा, सीधा क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। संज्ञानात्मक विकास में अपन इसकी बात करें तो ना सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में वाइगोत्स्की के द्वारा काम किया गया है। तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। तीसरे में पूछा है कि निम्नलिखित में से वैचारिक अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है। वैचारिक अधिगम का अर्थ क्या है कि अपन जिस पर गहराई से जिस चीज़ का अपन अध्ययन करते हैं तभी अपन उस पर क्या कर पाएंगे, विचार कर पाएंगे। जब तक अपन किसी चीज़ को गहराई से नहीं पढ़ेंगे, जब तक उस पर विचार नहीं कर सकते, उसका मनन नहीं कर सकते। तो इस आधार पर अपन देखें तो इसका जो आंसर होगा वो पृष्ठ अधिगम दृष्टिकोण तो नहीं हो सकता। पृष्ठ अधिगम माने सरफेस लर्निंग का अर्थ होता है जब हम किसी किताब को पहली बार पढ़ते हैं तो एक कथा की तरह अपन उसको पढ़ते चले जाएं। जब दूसरी बार पढ़ते हैं तो उसमें अपन कुछ जो इम्पोर्टेंट लगता है उस पर निशान लगाते हैं। जब तीसरी बार पढ़ते हैं तो अपन उसका बहुत गहन अध्ययन करते हैं। तो सरफेस लर्निंग नहीं हो सकता, क्योंकि उसे अपन सतही अध्ययन कहते हैं। अपन सतही पढ़ रहे हैं, गहराई से ज़्यादा समझते भी नहीं है, उस पर विचार भी नहीं करते। सामरिक अधिगम नहीं हो सकता और स्मृति आधार अधिगम नहीं हो सकता। स्मृति आधार अधिगम मतलब जैसे हम क्या कर रहे हैं, रट रहे हैं, रटना नहीं है, विचार करना है। तो इस आधार पर हम देखेंगे सामरिक अधिगम नहीं हो सकता। सामरिक मतलब होता है साथ में, हमें वैचारिक करना है। वैचारिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें गहन करना पड़ेगा, गहन अधिगम करना पड़ेगा, समझ के पढ़ना होगा। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो डीप लर्निंग अप्रोच अर्थात गहन अधिगम दृष्टिकोण होगा। चौथे क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपन। इसका है शिक्षा के शिक्षण
दर्शन शास्त्र की आवश्यकता किस पर आधारित है? तो ये तो जो इसका जो आंसर होगा बहुत ही सरल है। थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि शिक्षा के शिक्षण दर्शन शास्त्र की आवश्यकता किस पर आधारित है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो हमें दर्शन शास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो दर्शन शास्त्र की आवश्यकता पड़ने का एक ही कारण था कि दर्शन शास्त्र में जो है हमारे पास क्या थे, अलग अलग उस समय के कौन थे, लिखने वाले थे, लेखक थे, जो फिलोसफर थे हमारे, अलग अलग थे, उनका अलग अलग विचार था। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हर फिलोसफर का, हर दर्शन शास्त्री का एक अलग विचार था, अलग क्रिया थी, अलग प्रतिक्रिया थी उसके प्रति। तो उनके आधार पर हमें एक चीज़ को प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक प्रकार के माध्यमों में उपलब्ध हुए। तो इस आधार पर हम इसका अगर जब आंसर लगाएंगे, पहला है सभी शिष्य एक जैसे नहीं होते, ये भी बात सही है। अलग अलग देशों में अलग अलग शिक्षण प्रणालियाँ देखी जाती हैं, ये भी बात सही है। विभिन्न दर्शन शास्त्रों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किया और शिक्षण अधिगम में विभिन्न तरीके हैं। लेकिन इन सब में जो हमारा सबसे बेस्ट आंसर जो होगा, क्योंकि प्रश्न जो है वो शिक्षा के शिक्षण दर्शन शास्त्र की आवश्यकता के बारे में है। तो इस आधार पर हम लगाएंगे कि विभिन्न दर्शन शास्त्रों ने शिक्षा के हर पहलू पर क्या किया, अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किया। ठीक है दोस्तों, हम अब अगले पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है OCD। तो OCD निम्नलिखित संज्ञानात्मक निर्माण में किससे प्रभावित नहीं करता? इन्होंने पूछा है जो OCD है वो संज्ञानात्मक विकास में किसे प्रभावित नहीं करता। तो अब पहले तो अपन बता दें कि OCD क्या होता है। OCD क्या होती है? एक प्रकार की बीमारी होती है जो हमारे किससे रिलेटेड है, हमारे मानसिक संतुलन से संबंधित बीमारी होती है, मानसिक बीमारी होती है। इस बीमारी में होता क्या है कि व्यक्ति ऐसे कोई काम कर लेता है, उसके बाद उसे ऐसा महसूस होता है कि मैंने वह काम नहीं किया है। जैसे कि अगर आपने गाड़ी की चाबी किसी अलमारी में रख दी तो आपको लगेगा कि मैंने वह चाबी रखी कि नहीं रखी, आप उसे बार बार देखने जाओगे। या आपने अपनी जेब में पैसे रख लिए, कोई सामान रख लिया और आप रास्ते में चलने लगे, घर से निकल गए पैसे रख कर जेब में, फिर भी आप बार बार चेक करोगे जेब में कि मैंने पैसे रखे हैं कि नहीं रखे, रखे कि नहीं रखे। इस प्रकार का जो व्यवहार होता है कि हम अपने आप पर ही पूर्ण विश्वास नहीं रहता, हमें हमेशा बना रहता है कि मैंने ये काम कर पाया कि नहीं कर पाया, उसे OCD कहते हैं। तो ये हमारे क्या कार्य प्रणाली को प्रभावित कर रही है, हमें किसी चीज़ को बार बार विचार करवा रही है, इसलिए ये हमारे क्या कर रही है, कार्यों को प्रतिरोध कर रही है। इसके आधार पर जब आप देखेंगे आंसर, लेकिन ये हमारे इससे क्या होता है, हमारे विचार बढ़ जाते हैं। विचार कैसे बढ़ जाते हैं? मैंने कोई काम कर लिया, फिर भी मुझे लग रहा है मैंने वो काम नहीं कर पाया, तो मैं उसे दोबारा देखने जा रहा हूँ। तो इसमें विचारों पर क्या नहीं रहता, हमारा विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। इस आधार पर जब हम इसका आंसर निकालेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। तो अतिरिक्त उत्तरदायित्व के प्रति विश्वास, तो इसे ये प्रभावित करता है। व्यक्तिगत क्षमता को कम आंकना, हम अपनी क्षमता को कम आंकते हैं, जैसे किसी चीज़ को रख के भूल जाना, तो अपनी क्षमता को क्या कर रहे हैं, उसमें कम आंक रहे हैं, ये भी ठीक है। अनिश्चितता की असहिष्णुता, ये भी सही है। लेकिन वो कह रहा है कि प्रभावित नहीं करता। इन सबको तो प्रभावित करता ही है। प्रभावित किसे नहीं करता? विचारों को। विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, हमारे विचार क्या रहते हैं, आते रहते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे शायद। अब है भावनात्मक विकास का हिस्सा है। भावनाएं हमारी जो प्रकट होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? अपन कहते हैं ना, किसी से बात करते हैं कि तुम मेरी भावनाएं नहीं समझ पाए। इसका अर्थ क्या है? हम
जब तक कोई होगा नहीं, जब तक हमारे पास भावना नहीं होंगी, तो कोई कहाँ पर मिलेगा हमें? समाज में मिलेगा। तभी हम अपनी भावनाओं को क्या कर पाएंगे? व्यक्त कर पाएंगे। तभी तो क्रियात्मक तो नहीं हो सकता भावनात्मक विकास का हिस्सा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तो क्रिया कर रहा है। क्रिया करने मतलब होता है कि हम कुछ अपने मांसपेशियों के आधार पर कोई काम कर रहे हैं। संज्ञानात्मक नहीं हो सकता, इसमें मानसिक से संतुलित से संबंधित होता है। मनोसमाज, मनोसामाजिक अर्थात मन भावनात्मक विकास मनोसामाजिक विकास का क्या हिस्सा है? क्यों है मनोसमाज? माने समाज में जब कोई होगा उसी से तो हम कह पाएंगे कि आप मेरी भावनाएं नहीं समझ रहे हो। तो मनोसामाजिक विकास का हिस्सा भावनात्मक विकास होता है। ये इसका सही आंसर होगा। संवेदी विकास जो है वो क्यों नहीं होगा? संवेदी विकास क्या होता है? 0 से 2 वर्ष तक होता है। जिन प्याजे की आपने 4 डेवलपमेंट थ्योरी जो देखी होगी उसमें है। तो उस समय उसमें इतनी भावनाएं नहीं होती बच्चे में, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है तब उसमें ये विकास पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक बच्चे को स्कूल जाते हुए हर रोज तंग किया जाता है। अब जब भी वह किसी बस के पास आने की आवाज़ सुनता है तो वह घबराने लगता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है? ये क्या है? ये अपना जो है किससे संबंधित है? पावलाव से संबंधित है। पावलाव ने किस पर अपना परीक्षण किया था? तो पावलाव ने जो अपना परीक्षण किया था वो किस पर किया? कुत्ते पर किया था। उसमें क्या किया गया था कि उसमें लात, भोजन और घंटी, 3 चीज़ों का यूज उसने किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा पुनर्मिलन और दंड तो नहीं हो सकता। अब वो क्या किसी भी बस को देखकर उसे क्या लग रहा है कि वही वाली बस आ गई मेरे स्कूल वाली, तो उससे क्या हो गया? उद्दीपक का क्या हो गया? सामान्यीकरण हो गया। वो उद्दीपक में विभेद तो कर ही नहीं पा रहा है कि दूसरी बस है। विभेद माने अलग अलग पहचान लेना कि मेरी स्कूल की बस नहीं है, ये दूसरी बस है। वो ऐसा विभेद नहीं कर पा रहा है। तो ये तो आंसर होगा नहीं चौथे नंबर वाला, उद्दीपक विभेदीकरण। पुनर्मिलन और दंड होगा नहीं। आंसर क्या होगा इसका? उद्दीपक सामान्यीकरण। मानो उस सामान्यीकरण माने उससे सभी बसें अपनी स्कूल की बसों जैसी ही दिखती हैं। 8वां आंसर है अपना कि एक बच्चा पहली मंजिल की खिड़की से जमीन पर कूदने के लिए प्रेरित होता है क्योंकि उसे रोमांच देता है। तो किस प्रकार की प्रेरणा सिद्धांत इस प्रकार की प्रेरणा का सबसे अच्छा वर्णन है? इसका जो आंसर होगा वो अपना पहला ही होगा, अराउजल माने प्रदोदीपन सिद्धांत। उसे किसी काम में मजा आता है, उसे करता है, तो वो कौन से किसके आधार पर करता है? किस प्रेरणा के आधार पर करता है? तो अराउजल होता है, प्रदोदीपन सिद्धांत होता है। इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। 9वां चलते हैं अपन लोग। है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य स्कूल में मार्गदर्शन और परामर्श के संदर्भ में सही है? स्कूल में मार्गदर्शन और परामर्श के संदर्भ में जो सही है उसे अपन पढ़ते हैं कि काउंसलिंग या अन्य में मेरी समस्याओं के बारे में बात करने से भी कोई मदद नहीं मिल रही। नहीं, अगर परामर्श और मार्गदर्शन दे रहा है तो मदद मिलेगी, ये तो गलत हो गया। अगला कह रहा है कि परामर्शदाता प्रभावी होने के लिए केवल एक ही बैठक करता है। एक ही बैठक करता है ये भी ठीक नहीं है। एक से अधिक बैठकें तो करना चाहिए अपन किसी को परामर्श दे रहे हैं तो। उसकी मानसिक स्थिति अपन एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं या वो अपने विचारों को नहीं समझ पा रहा है सामने वाला, तो एक बैठक तो में तो संभव है नहीं। तीसरा है कि व्यक्तिगत समस्याओं के माध्यम से काम करने में मदद करता है जो शिक्षाविदों या रिश्तों को प्रभावित कर सकता है, ये ठीक है। अगला देखते हैं। छात्रों को केवल इसलिए परामर्श मिलता है क्योंकि विद्यालय में परामर्शदाता है, ये ठीक नहीं है कि केवल इसलिए परामर्श तो ही ना मिलता है। ये सबसे उत्तम आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? 3 ही रहेगा इसमें। अपन देख रहे हैं 10 का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पता लगाने के लिए उत्कृष्ट संसाधन प्रदान करता है? पता लगाने के लिए सबसे उत्कृष्ट संसाधन तो इंटरनेट ही है।
किसी भी चीज़ का जब अपन प्रयास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड एक्सलेंट रिसोर्सेज टू एक्सप्लोर। हाँ, तो इसके लिए इंटरनेट ही है। आज के लिए अपन 10 ही क्वेश्चन करते हैं, अगले दिन मैं 10 क्वेश्चन सीरीज और लाऊंगा। मैं ये आपको बता दूं कि ये MP टेट में आपको सफलता दिलाने के लिए काफ़ी होगा वर्ग 3 के लिए। आप इन्हीं को लगाते रहें मेरे साथ, आप देखेंगे कि CDP में आपके 30 में से मिनिमम 28 के आसपास आप प्रश्न को अटेम्प्ट करके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।